Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चन भी किए। आज आपके महिला से संबंधित दूसरे अधिनियम की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। देखिए, दहेज के बारे में हमने भारतीय दंड संहिता में भी 304 बी और 498 ए में पढ़ा है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि दहेज क्या है। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा जो समाज की एक कुरीति है वो दहेज है। इसके कारण जो गरीब लोग होते हैं उनको अपनी बेटियों की शादी करने में बड़ी दिक्कत आती है और उनकी बेटियां जो होती है आत्महत्या करके भी मर जाती है कि मेरे पिताजी दहेज नहीं दे सकेंगे। इसी के साथ और भी अन्य जो कुरीतियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को दहेज बचाने के लिए साझा करनी पड़ जाती है। तो देखो दोस्तों, इसमें यह बताया गया कि दहेज लेना और देना भी अपराध है। तो सबसे पहले इस अधिनियम में बात करेंगे। सबसे छोटा अधिनियम है, लेकिन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बुराई आज की यही है। सबसे पहले बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल जो धारा है सिर्फ 10 है। अच्छा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जब नोटिफाई हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उसकी जो तारीख थी वो 20/6/1961 थी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो हमारे लागू हुआ वह लागू हुआ 1/7/1961 से। दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का बनाने का उद्देश्य क्या था? इसलिए बनाया गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है या देता है या लेता है तो उस कुरीति को रोक दिया जाए। लेकिन इस अधिनियम को बनाने के बाद भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दहेज को लेने में देने में प्रथा को प्रतिषेध मतलब रोकने के लिए बनाया गया था। इसकी धारा ये कहती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। देखिए, इसका विस्तार आज की तारीख में संपूर्ण भारत पर है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। लेकिन जैसे अनुच्छेद 370 को हटाया गया, इस अधिनियम को संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया है। प्रारंभ उस तारीख से होगा, इसको याद रखना, जो केंद्रीय सरकार नियत करे। और केंद्रीय सरकार ने जो नियत कर दी वो हो गई 1/7/1961 जम्मू कश्मीर को छोड़कर के संपूर्ण भारत के लिए। और जम्मू कश्मीर पे कब से लागू हो? 31/10/2019 से निर्धारित किसने की थी? केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तो अब आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो देखो इस संपूर्ण भारत पर कब से लागू हुआ? 31/10/2019। ठीक है। जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ? 1/7/2019। जम्मू कश्मीर पर कब लागू हुआ? 31/10/2019। तो देखिए, क्वेश्चन 3 बन गए। संपूर्ण भारत 31/10/19, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1/7/19, सॉरी 1/7/61 और जम्मू कश्मीर 31/10/19। ये देखिए, धारा 2 बात करती है दहेज क्या है। दहेज आप लोग वैसे सिंपल बात करें तो जानते हैं कि किसी भी वर पक्ष को जो वधु पक्ष के द्वारा मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, पैसा, गाड़ी, कार जो भी दिया जाता है, दहेज आता है। लेकिन कानून की बात करें, क्योंकि आपके कानून से पूछेगा, ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, दो शब्द दिए जाते हैं, शब्द दे दिए संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। अभी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो विवाह के समय, नंबर 1 कंडीशन विवाह के समय, उसके पूर्व नंबर 2 कंडीशन नंबर 3 उसके पश्चात या किसी भी समय विवाह के निम्नलिखित पक्षकारों के द्वारा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उसी समय या अप्रत्यक्ष रूप से राशि दी गई या देने का करार कर दिया हो कि बाद में दे दी जाएगी। विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई हो,
विवाह के किसी एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को दी गई हो। देखिए अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि दहेज में संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति दोनों की बात की है। मूल्यवान प्रतिभूति दोनों की बात की है। तो मूल्यवान प्रतिभूति में तो आपका पैसा सब आ गए। संपत्ति में आपने देखो दो होती है, तो चल एक अचल। अचल में मतलब कि आपको यदि कोई प्लॉट भी दिया है तो वह प्लॉट भी क्या है, दहेज की परिभाषा में आ सकता है। अब देखो तीन कंडीशन और बताई उसने, समय, पूर्व, शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूं बिल्कुल, पश्चात। समय जब विवाह हो रहा है, पूर्व लगन वगैरह में दिया जाता है, पश्चात जो हमारे गोरे में भी दिया जाता है। तो ये चीज ये कंडीशन हो गई। जो भी राशि दी जाती है वो दहेज की श्रेणी में आती है। अब देखो इसमें एक अपवाद है, याद रखना, मेहर नहीं आता है। मेहर क्यों नहीं आता है, इसका एक रीजन है। क्योंकि मेहर सबसे पहली बात तो मुस्लिम लोगों में दिया जाता है, चलो ठीक है, लेकिन ये अधिनियम तो दोनों पे लागू होता है। लेकिन मेहर जो दिया जाता है वो वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को दिया जाता है। अंतर क्लियर कर लेना दहेज में और मेहर में। जो दहेज दिया जाता है वो वधू पक्ष वर पक्ष को देती है, जबकि मेहर वर पक्ष वधू पक्ष को देता है मुस्लिम लोगों में। इसलिए दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 3 कहता है दहेज लेने या देने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब होता है सजा। देखो यदि कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, दोनों को प्रतिबंध कर दिया, कोई भी दहेज ले रहा है दे रहा है, तो उसके लिए इस धारा में सजा का प्रावधान किया गया है 3 में। सजा कम से कम 5 साल, ज्यादा मजिस्ट्रेट के ऊपर कितनी दे सकता है, जुर्माना 15,000 रुपए या उतनी राशि जितनी दहेज के रूप में दी गई है। इनमें से जो भी अधिक हो, या तो 15,000 और मानो राशि दी गई 2,000 तो कम 15,000। यदि राशि 15,000 और दी गई 5 लाख तो 5 लाख। जो भी अधिक होगा वो आपसे जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। स्टार्ट। देखो दोस्तों, धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि किसी भी विवाह के पक्षकार के द्वारा अर्थात माता पिता अभिभावक या रिश्तेदार के द्वारा दहेज की मांग की जाती है किसी भी तरह से, हमें इतना दहेज चाहिए, ये चाहिए, तो कह रहा है उसके लिए सजा 6 महीने से 2 वर्ष तक जो डिमांड कर रहा है, जो मांग कर रहा है उसके लिए, और जुर्माना 10,000 रुपए तक का होगा। अब देखो दो बात है, धारा 3 और 4 में अंतर क्या है, पहले बात को समझो। यहाँ बात थी लेने और देने वालों के लिए, यहाँ बात है मांग करने वालों के लिए। जो ले रहा है दे रहा है, लेकिन जो मांग कर रहा है, ठीक है। धारा 4 विज्ञापन पर पाबंदी। इसको बड़े शानदार तरीके से समझो। आप लोगों ने संडे का न्यूज़पेपर देखा होगा, तो उसमें एक कॉलम आता है बीच में कि वर चाहिए या वधू चाहिए। क्लियर? अब देखो ये कह रहा है वर चाहिए वधू चाहिए, यहाँ तक तो आप दे दो ऐड, छूट है। लेकिन साथ में आप ये लिख रहे हो वर वधू के साथ साथ 20 लाख रुपए भी चाहिए, 50 लाख रुपए भी चाहिए, अर्थात विज्ञापन पर पाबंदी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा समाचार पत्र, पत्रिका या अन्य माध्यम से अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए कोई दहेज की मांग के लिए विज्ञापन मुद्रित या प्रकाशित किया जाता है, कोई भी विज्ञापन और वो क्या करता है, प्रकाशित करता है कि भैया मेरे लड़का है ऐसे ऐसे 20 लाख रुपए चाहिए, वो नहीं कर सकता ना। दहेज की मांग के लिए विज्ञापन नहीं दे सकता, सिंपल विज्ञापन दे सकता है ऐसे लड़का है वधू चाहिए बस। अब देखो यदि कोई ऐसा विज्ञापन देता है तो उसको 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा, जुर्माना 15,000 रुपए तक। धारा 5 दहेज लेने में देने के लिए किया गया करार शून्य होगा। देखो दोस्तों इस शब्द को समझो, शून्य क्या होता है। शून्य का मतलब आपको सिंपल समझाओ तो अवैध। अवैध मतलब इलीगल। कि यदि मैंने ए नाम मेरे पुत्र है, मैंने बी नाम से लिया कि आप 20 लाख रुपए देना, और बाद में वो नहीं देता है, तो मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता उस एग्रीमेंट को, क्योंकि पहले दहेज मांगना और
इसलिए शून्य होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है। धारा 6 कहता है दहेज का पत्नी मतलब या उसके वारिस के फायदे के लिए होगा, जो भी उसका वारिस होगा। यदि दहेज उस स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया है, मान लीजिए ए नाम व्यक्ति है और बी इसकी पत्नी है, और दहेज सी ने जो इसके फादर ने प्राप्त किया है, आपको समझना, तो उस व्यक्ति के द्वारा दहेज उस स्त्री को निम्नलिखित समय के अंदर दे दिया जाएगा जिसके फायदे के लिए दहेज प्राप्त किया गया है। सी जो फादर है इस पत्नी को दहेज दे देगा। कब समय में, अभी बात करते हैं। अर्थात मान लीजिए लड़के के माता पिता दहेज लेते हैं तो वो दहेज उनका नहीं होता है, वो लड़की को समय दिया हुआ है, उस समय के अंदर सौंपना होगा, और सौंपेगा नहीं तो सजा का पात्र होगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की कि जो दहेज प्राप्त किया जाता है, तो जिसके लिए दहेज प्राप्त किया जाता है उस स्त्री को दहेज दिया जाएगा, लेकिन उस स्त्री को दहेज दिया जाएगा उसके लिए भी लिमिटेशन दी हुई है अधिनियम में। यदि विवाह से पूर्व प्राप्त किया है, कि विवाह से पहले दहेज स्त्री के ससुराल पक्ष ने प्राप्त कर लिया है, तो विवाह की तारीख से 3 माह के अंदर उस स्त्री को दहेज देना अनिवार्य है, जो भी आया था। कंडीशन नंबर 2, यदि दहेज विवाह के समय जब विवाह हो रहा है या उसके पश्चात प्राप्त किया गया है, तो दहेज प्राप्ति की तारीख से 3 माह के अंदर, जब भी आपने दहेज प्राप्त किया, मान लीजिए आज 15/6/2020 है, आपने आज दहेज प्राप्त किया, शादी आज ही हो रही है, तो इसके 3 महीने के अंदर आप उसको दे दोगे प्राप्ति की है। जब दहेज प्राप्त किया है आपने, जब वो स्त्री अवस्थी माइनर थी, शादी के लायक नहीं थी, तो उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के अंदर, मान लीजिए 15 साल की लड़की शादी करती, शादी करने के बाद पहले तो 18 की होगी, 18 के 3 महीने के अंदर वो दहेज उस स्त्री को दिया जाएगा। तो 3 कंडीशन ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति दी जाती है, मान लीजिए स्त्री के ससुर को दी, मतलब लड़के के पिताजी को संपत्ति दी, और उसने इस अवधि के अंदर उस स्त्री को सारी संपत्ति नहीं सौंपी है, तो भैया उसको जो सजा मिलेगी 6 महीने से 2 वर्ष तक, जुर्माना मिलेगा 5,000 से 10,000 तक, 10,000 तक। अब देखिए, यदि संपत्ति को दान करने से पहले स्त्री की मृत्यु हो जाती है, कि संपत्ति देते उससे पहले मर जाती है, तो उसके विधिक वारिस को दे दी जाएगी, जो भी उसके बच्चे वगैरह होंगे। लेकिन देखो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन ये है कि स्त्री की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हो जाती है, या कोई प्राकृतिक रूप से किसी भी रूप से हो जाती है, तो उसकी जो माता पिता हैं उसको संपत्ति दी जाएगी, जो भी उसके माता पिता होंगे उसको संपत्ति दी जाएगी। लेकिन धारा 7 क्या कहती है, देखिए, अपराधों का संज्ञान, कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस अपराध सुनेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट अपराध सुनेगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। अब देखो, दो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। अभी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन होता है, महानगर मजिस्ट्रेट कौन होता है, सिंपल वे में समझ लीजिए, ऐसा मजिस्ट्रेट जो महानगर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अर्थात एग्जाम्पल जयपुर महानगर है। अब महानगर क्या होता है, जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक हो और राज्य सरकार ने उसको अधिसूचना द्वारा जारी कर दिया गया है कि महानगर है, तो ऐसे क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। अन्य क्षेत्र जो सामान्य है, जैसे एग्जाम्पल अलवर की बात कर ले, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के अधीन न्यायालय निम्नलिखित आधार पर अपराध का संज्ञान कर सकता है। क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है किन आधार पर विचार कर सकता है, कब कर सकता है, स्वयं की रिपोर्ट पर। स्वयं का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया कोई दहेज से संबंधित अपराध हो रहा है, तो पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम शुद्ध भाषा में FIR बोलते हैं, उस पर व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य व्यक्ति के परिवार पर, जो पीड़ित है उसके खुद के पे माता पिता या अन्य के परिवार पर, मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन, मतलब कि दहेज में कोई मान्यता प्राप्त संस्था
पर भी परिवाद कर सकती है। धारा 8 कहता है इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय होंगे। अब संज्ञेय क्या होता है? गंभीर प्रकृति के, शुद्ध भाषा में। अजमानतीय जिसमें जमानत न हो सके, असमनीय जिसमें राजीनामा न हो सके। ठीक है, खुद के आधार पर। धारा 8 में कहती है सबूत का भार, दहेज लेने या देने या मांगने से संबंधित सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा जिस पर आरोप लगाया गया है। मान लीजिए मेरे ससुराल पक्ष वालों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, तो मैं साबित करूंगा कि भैया मैंने दहेज की मांग नहीं की, ना मेरे परिवार वालों ने। तो जिस पे आरोप लगाया वही साबित करेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका तो ये कहना है कि दहेज मांग लिया सफिशिएंट है, अब आप साबित करो हमने नहीं मांगा। अब वो आप हथियार लाओ, एविडेंस कलेक्ट करो, कैसे? धारा 8 भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति क्या करेगी? राज्य सरकार दहेज के केस की न्यायालय में जाने से पहले जांच करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार जितने आवश्यक समझे उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य क्या होंगे? नंबर 1, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करवाना। कोई भी इसका यदि उल्लंघन कर रहा है, जब तक हमने पढ़ा, तो उनकी कंप्लाइंस करवाना। दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने या मांगने पर रोकना। यदि कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है या उकसाता है कि आप दहेज मांगो, तो उसको रोकना। अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना। मान लीजिए कोई अपराधी है, तो अभियोजन का मतलब होता है जिसके खिलाफ अपराध घटित हुआ है, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना कि कब दहेज मांगा, कैसे मांगा, क्यों मांगा, किस लिए मांगा, कितना मांगा या नहीं मांगा, उसके लिए। नंबर 4, अन्य कार्य जो राज्य सरकार सौंपे या राज्य सरकार कोई भी अन्य कार्य सौंपती है तो वो। देखिए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्ति क्या होगी, कौन सी शक्ति दी गई है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान के याद रखने की। आप पुलिस का पेपर दे रहे हो, पुलिस के लिए है राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान करेगी। दहेज अधिकारी को वह सभी शक्तियां होंगी जो पुलिस अधिकारी को दी हुई है। सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की सहायता के लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। किसके लिए? सहायता के लिए, जिसमें 5 से अधिक समाज कल्याणकर्ता होंगे, जिनमें से कम से कम 2 महिला होगी। उसमें भी धारा 9 नियम बना नहीं सकती, केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। धारा 10 नियम बना नहीं सकती, राज्य सरकार। अब इनको ध्यान रखना, वो पूछे कि केंद्र सरकार कौन सी धारा में नियम बनाएगा, तो दोनों दे देगा 9 और 10। 9 में यदि वो दे देगी राज्य सरकार कौन सी बनाएगी, तो 10 में। क्वेश्चन यहां से रखेगा कि केंद्र कौन से में या राज्य कौन से में। ऑप्शन दोनों देगा 9 और 10, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। 9